नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें रोगाणु यानी रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव ऐसी प्रॉपर्टीज हासिल कर लेते हैं कि वो एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से भी नहीं मरते, यानी जीवित रहने की उनकी क्षमता होती है। और न केवल जीवित रहने की क्षमता होती है बल्कि संक्रमण फैलाने में भी वो सक्षम होते हैं। ये दुनिया भर के लोगों के लिए स्वास्थ्य चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में एएमआर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और इसको रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, आज इन सभी पक्षों पर इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणु प्रतिरोधी जो एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, ये चिंता का कारण क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भारत में क्यों बढ़ रहा है, इसके मामले भारत में क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों वृद्धि हो रही है, सबसे आम प्रतिरोधी रोगाणु कौन से हैं और इनको रोकने के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा, उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के डिजीज संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके और इनका लाभ उठा सकें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना ये है कि इस बार हिंदी दिवस पर दृष्टि संस्थान आपके लिए एक उपहार लेकर के आया है। उपहार क्या है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेस, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज पर आपको 13 से 14 सितंबर 13 सितंबर और 14 सितंबर को 40% की आकर्षक छूट दी जा रही है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर यह सुविधा उपलब्ध है, इसलिए आप तुरंत दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी इस सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस सुविधा का लाभ जरूर उठाइए। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज की खबर को विस्तार से जानते हैं। आज की खबर यही है कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की एक बैठक होने वाली है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर। इस बैठक से पहले डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एएमआर इन्फेक्शन को लेकर के एक गाइडलाइंस जारी की है। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस में यह कहना है कि जब हम एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण करते हैं, उसके जो विनिर्माण की फैसिलिटीज है, तो उससे फार्मास्यूटिकल कचरा पैदा होता है। ये कचरा अपने आप में एक प्रदूषण की स्थिति को प्रकट करता है। इस कचरे से ऐसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो सकते हैं जो कि एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी गुण हासिल किए हुए हों। प्रतिरोधी गुण अगर इस तरह के बैक्टीरियाज ने हासिल कर लिए और मनुष्य इनसे इन्फेक्ट हो गया, इन्होंने किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर दिया, तो इस इन्फेक्शन को समाप्त करना एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से बेहद मुश्किल हो जाएगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चिंता को प्रकट करता है। और इसी के संदर्भ में, खासतौर से एंटीबायोटिक दवाओं के विनिर्माण के संदर्भ में, डब्ल्यूएचओ ने कई तरह की मार्गदर्शन जारी किए हैं और उसने कहा है कि इस तरह का प्रदूषण बहुत बड़े स्तर पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में योगदान दे सकता है। इसका प्रभाव यही है कि दुनिया भर में एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता इससे खतरे में पड़ जाती है। साथ ही जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने भी अपने कई अध्ययनों में ये निष्कर्ष जारी किए हैं कि भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। साथ ही स्थिर निगरानी के बावजूद यानी लगातार निगरानी के बावजूद भी आम रोगाणुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि यह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर होता क्या है। वस्तुतः ये एक ऐसी स्थिति को प्रकट करता है जब रोगाणु यानी रोग पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो रोगाणु रोधिक दवा यानी एंटीबायोटिक दवाओं की मौजूदगी में भी जीवित रहने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। और न केवल जीवित रहने की क्षमता हासिल कर लेते हैं बल्कि संक्रमण भी लगातार फैलाते रहते हैं। संक्रमण फैलाने की भी इनकी क्षमता लगातार बरकरार रहती है। इसका कारण क्या है, एएमआर की स्थिति का कारण क्या है? एएमआर की स्थिति का जो सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया भर में एंटीबायोटिक दवाओं का बेहद ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है जरूरत से ज्यादा।
उपयोग होने की वजह से ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं जिनमें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी गुण है, और ये इस तरह के बैक्टीरियाज को बढ़ा रहा है, तेजी से विकसित कर रहा है, जो कि एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी गुण हासिल किए हुए हैं। और इसी स्थिति को एक प्रकार से हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। रोगाणुरोधी जो दवाएं हैं यानी एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं, उनके अत्यधिक उपयोग से सुपर बग्स उत्पन्न हो सकते हैं, यानी ऐसे रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो कई तरह के दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। उन पर किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल नहीं होता, एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता। और इस तरह के जो ऐसे माइक्रोब्स हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव है जो कई तरह की एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी गुण हासिल कर लेते हैं, इनको हम कहते हैं सुपर बग्स। सुपर बग्स के नाम से इन्हें संबोधित करते हैं। ये आपको अस्पतालों में इन्फेक्ट कर सकते हैं, पानी या सीवरों के माध्यम से भी ये फैल सकते हैं। ये कई तरह के उपचार पर प्रभाव डालते हैं। कैसे प्रभाव डालते हैं? जैसे अगर कोई भी इस तरह के माइक्रोब से, इस तरह के सूक्ष्म जीवों से, इस तरह के बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्ट हो जाता है तो उस पर एंटीबायोटिक दवाओं का जो असर है वो बेहद सीमित हो जाता है, न के बराबर हो जाता है, जिससे साधारण संक्रमण यानी बहुत ही नॉर्मल इन्फेक्शन का उपचार करना भी बेहद ज्यादा कठिन हो जाता है। इससे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, अस्पताल में लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है, और इससे स्वास्थ्य खर्च भी काफी बढ़ जाता है, वो वहन करने की सीमा से भी आगे बढ़ सकता है, और इसलिए दुनिया भर के लोगों के लिए स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। एएमआर पूरे विश्व में और खासतौर से भारत में क्यों बढ़ रहा है? इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि व्यक्तिगत तौर पर हम लोग इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। जहां वायरल इन्फेक्शन की बात होती है, इवन वायरल बुखार में भी हम एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे सामान्य इन्फ्लुएंजा में भी, जो कि एक सामान्य वायरल इन्फेक्शन है, उसमें भी एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि उसमें एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल का कोई रीजन नहीं होता, जो कोई कारण नहीं होता। तो व्यक्तिगत तौर पर इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। साथ ही कई बार लोग एक डॉक्टर के पास कई तरह की कठिनाइयों से, कई तरह की लागतों के कारण नहीं जाना चाहते, और स्थानीय दवा विक्रेताओं से ही एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करके अपने इन्फेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, जिससे प्रतिरोध संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन्फ्लुएंजा जैसे टीकों का इस्तेमाल भारत में बहुत सीमित है। अगर हम इन्फ्लुएंजा जैसे टीकों का इस्तेमाल करें जो कि संक्रमण को पहले से ही रोकने की क्षमता हासिल करते हैं, तो कई प्रकार के जो संक्रमण है उनकी स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी और एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो अगर हम इन्फ्लुएंजा जैसे टीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बाद में हमें संक्रमण होता है और हम एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तब भी प्रतिरोधी उच्च एएमआर दरों में बढ़ोतरी होती है। तो ये सब कारण है इसके बढ़ने के। साथ ही डॉक्टर्स द्वारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की सलाह दी जाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कैसी हैं? जो कई तरह के संक्रमण के प्रति काम करती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती है। तो ब्रॉड डॉक्टर्स क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर अगर कोई संक्रमण हुआ है तो उस संक्रमण का बेसिक कारण क्या है, बुनियादी कारण क्या है, बुनियादी बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है जो उस संक्रमण का कारण हो सकता है, इसकी पहचान की बिना ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की एक सलाह दे देते हैं, जो कि कई तरह की बैक्टीरियाज पर काम करता है, और इससे भी एएमआर जैसी स्थिति में बढ़ोतरी हो रही है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र सर्वेक्षण के अनुसार अस्पतालों में आने वाले जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, उनमें 71.9% मरीजों को एंटीबायोटिक दी जाती है। साथ ही ऐसे गंभीर मरीज जो कि आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में है, और ऐसे सामान्य मरीज जो कि सामान्य वार्ड में है, इन दोनों के अंतर्गत अब अगर हम एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल की बात करें तो एंटीबायोटिक दवाओं के इन दोनों के इस्तेमाल में, यानी जनरल वार्ड के मरीजों में और आईसीयू के मरीजों में केवल 10% का ही अंतर है। केवल 10% का अंतर ये बात दिखाता है कि भारत में किस तरह का विस्तार से इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिक्स दवाओं का, और इसके अति प्रयोग के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। कई एंटीबायोटिक दवाएं ऐसी हैं जो कि इन्फेक्शन पर काम नहीं करती हैं। जैसे डायरिया के इन्फेक्शन के लिए एक दवाई ली जाती है जिसको हम नॉरफ्लॉक्सासिन कहते हैं, तो इसने अपनी प्रभावशीलता, नॉरफ्लॉक्सासिन की जो प्रभावशीलता है वो कम हो गई है इस तरह के प्रतिरोध के कारण। साथ ही टाइफाइड जैसे गंभीर संक्रमण में इस्तेमाल होने वाली कार्बापेनम की भी प्रभावशीलता में कमी आई है। तो ये ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं के
इस्तेमाल का परिणाम है, उसके दुरुपयोग का परिणाम है। इसके अलावा डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं कि वो डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस किए बिना ही दवा, एंटीबायोटिक दवा केवल लक्षणों के आधार पर ही लिख देते हैं। तो डॉक्टरों को भी इसमें सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह से काम करने से, इस तरह के इलाज बिना निदान के ही लक्षणों के आधार पर एंटीबायोटिक दवाओं का की सलाह देना AMR के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के मामलों को बढ़ाती है। WHO ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो फार्मास्यूटिकल कचरे से संबंधित हैं, जो एंटीबायोटिक दवाओं के विनिर्माण इकाइयों से संबंधित हैं, कि इस पर विनियमन लगाना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के कचरे से इस तरह के माइक्रोब, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो सकते हैं जो पहले से ही प्रतिरोधी गुणों से संपन्न हो, सुपर बग्स प्रॉपर्टीज रखते हो। तो इसलिए जरूरी है कि हम विनियामक व्यवस्थाओं को अपनाएं, क्योंकि अगर हम विनियामक व्यवस्थाएं को नहीं अपनाते एंटीबायोटिक्स विनिर्माण से संबंधित, तो AMR के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। और इस बात के प्रमाण लिए जा सकते हैं कि इन विनियामक व्यवस्थाओं के न होने के कारण AMR के मामले, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये मामले बढ़ रहे हैं। भारत में ऐसे कौन से पैथोजेंस हैं, ऐसे कौन से रोगाणु हैं जो सामान्य तौर से एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखते हैं? कौन कौन से हैं? एक तो प्रमुख है, आपने नाम सुना होगा, ई कोली, और एक है एसिनोबैक्टर बाउमानी। किस तरह के संक्रमण को, किस तरह की चीजों को ये फैलाते हैं? जैसे जो एसिनोबैक्टर बाउमानी है, ये निमोनिया का कारण बन सकता है, आपकी ब्लड में इंफेक्शन का, खून में इंफेक्शन का कारण बन सकता है, आपके मूत्र मार्ग में इंफेक्शन का कारण बनता है, और इसी प्रकार से ये हॉस्पिटल में भी आपको हो सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। और इसने एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवा जिसका नाम है कार्बापेनम के खिलाफ 80% रेजिस्टेंस हासिल कर लिया है। इतना अधिक इस्तेमाल इसका हुआ होगा जिससे इसने ये प्रॉपर्टीज हासिल कर ली है। इसी प्रकार से एक और पैथोजन है जिसका नाम है ई कोली। ये डायरिया, ये क्या करता है कि ये डायरिया इससे हो सकता है, दस्त जैसी स्थिति हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपके मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, निमोनिया इससे हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। और इसने भी एंटीबायोटिक्स, अलग अलग एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस हासिल कर लिया है। और एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रति जो इसका रेजिस्टेंस था वर्ष 2017 में, वो 18.6% था, जो 2023 में बढ़कर के 37.3% हो गया है। तो ये दिखाता है कि भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के कारण किस प्रकार से अलग अलग जो दवाइयां हैं वो रेजिस्टेंस हासिल कर रही है। अलग अलग माइक्रोब्स जो हैं वो यानी इस तरह के माइक्रोब्स, सूक्ष्मजीवी उत्पन्न हो रहे हैं जो कि अलग अलग दवाओं के प्रति प्रतिरोधी गुण हासिल कर रहे हैं, और जिससे इन्फेक्शन को ठीक करने में बेहद ज्यादा मुश्किल बढ़ रही है, और मरीजों का भी स्वास्थ्य खर्च बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के क्या उपाय होंगे, इसके रोकथाम के क्या उपाय होंगे? सबसे पहले रोकथाम का उपाय यही है कि संक्रमण की स्थितियों को समाप्त कर दिया जाए। संक्रमण की स्थितियों को समाप्त करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने आसपास स्वच्छता का ख्याल रखा जाए। किसी भी काम को करने से पहले प्रॉपर्ली, अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से हाथ धोए जाएं। सैनिटेशन का विशेष तौर से ख्याल रखें, क्योंकि ये संक्रमण को कम करने में मदद मिलेगा। जहां पर भी टीकाकरण हो सकता हो, इन्फ्लुएंजा के लिए जैसे टीकाकरण हो सकता है, वहां पर टीकाकरण को बढ़ाया जाना चाहिए, टीकाकरण को अपनाया जाना चाहिए, ताकि संक्रमण से पहले ही स्थितियों को बेहतर किया जा सके, संक्रमण हो ही ना और एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता ही ना पड़े। साथ ही डॉक्टरों को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल न करें। सबसे पहले अपने नैदानिक परीक्षण, डायग्नोसिस टेस्ट ठीक से करें, और जिस बैक्टीरिया से कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ है उसी को लक्षित करने वाली एंटीबायोटिक्स दवाओं की सलाह दे। इसी प्रकार से जो फार्मास्यूटिकल कचरा है, जो एंटीबायोटिक्स दवाओं के निर्माण की जो इकाइयां हैं, और उसके माध्यम से फार्मास्यूटिकल कचरा पैदा होता है, जिससे अलग अलग तरह की पानी या सीवर से संबंधित इकाइयां प्रभावित होती हैं, जहां पर इस तरह के माइक्रोब्स उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं जो पहले से ही रोगाणु प्रतिरोधी, जिनमें पहले से ही दवाओं के प्रति एक प्रतिरोधी प्रॉपर्टीज हों, उसको रोकने के लिए जरूरी है कि इस तरह की विनिर्माण इकाइयों के प्रति रेगुलेशन अपनाए। तो सरकार एक रेगुलेटरी व्यवस्था भी खड़ा करे और उसे ठीक तरह से क्रियान्वित करे। इस तरह के उपाय अपनाए जाने चाहिए। इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? सुपरबग क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, एक बैक्टीरिया जो सभी प्रकार के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति
प्रतिरक्षित है? ऑप्शन बी, एक प्रकार का बैक्टीरिया जिसने कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है। सी ऑप्शन है, एक नया वायरस जो संक्रमण का कारण बनता है। और डी ऑप्शन है, बढ़ी हुई प्रभावशीलता वाली एक एंटीबायोटिक। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।